हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान जन्नत के कॉलेज में आया हुआ था और जन्नत इस वक्त उसके सामने ही टेबल पर बैठी थी। अहान उससे काफ़ी दूर खड़ा था, इसलिए जन्नत अहान को नहीं देख सकती थी, लेकिन अहान को जन्नत साफ नज़र आ रही थी। और जिस तरह से वो चॉकलेट खाए जा रही थी, उसे देखकर अहान का गला खुद ब खुद सूख रहा था। जन्नत ने अपने हाथों में चॉकलेट का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वो उसे अपने होठों पर रब कर रही थी, जिसकी वजह से वो चॉकलेट उसके होठों पर फैलती ही जा रही थी। उसके साथ बैठी हुई कशिश बोली, तेरा ये चॉकलेट खाने का तरीका मुझे आज तक समझ नहीं आया। अगर तुझे चॉकलेट खानी है तो सीधा सीधा खा ले, लेकिन नहीं, तुझे तो ऐसे ही चॉकलेट खानी है। जरा मुझे भी बता यार, ऐसे चॉकलेट खाकर तुझे क्या मिलता है। अहान जन्नत की तरफ देखते हुए उसके काफ़ी करीब आ चुका था, लेकिन वो साइड में छुपा हुआ था, इसलिए ना ही कशिश को नज़र आ रहा था ना ही जन्नत को। जन्नत ने अपने हाथ वाली चॉकलेट नीचे की और फिर अपने होठों पर लगी हुई चॉकलेट को अपनी टंग से लिक करते हुए बोली, क्योंकि इससे चॉकलेट ज़्यादा देर चलती है, इसलिए मैं ऐसे खाती हूँ। कशिश हैरानी से बोली, क्या? जन्नत मुस्कुराई और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, अगर सीधे सीधे चॉकलेट खाऊंगी तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे खाऊंगी तो एक चॉकलेट 1 घंटा चल जाएगी, जिससे मेरी चॉकलेट खाने की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी और मैं चॉकलेट खा खा कर मोटी भी नहीं होंगी। उसकी बात सुनकर कशिश हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर जन्नत चिढ़ने लगी। कशिश हंसते हुए बोली, पहले तू खुद को आईने में देख। अगर तू जो अब है उससे 4 गुना भी हो जाए ना, तो भी तू पतली की पतली ही रहेगी। मोटी इस जन्म में तो तू होने से रही, लेकिन हाँ, अगर तेरा पति तुझे मोटी कर दे तो। ये बोलते बोलते वो रुक गई थी और जन्नत का चेहरा एकदम से लाल हो गया था। वो मुंह बनाते हुए बोली, शट अप, कैसी बातें किए जा रही है तू। मेरे और अहान के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों पति पत्नी ज़रूर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिलेशन नहीं है। उसकी बातें सुनते हुए कशिश उसे देखे जा रही थी और अहान जलकर राख हो चुका था। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था कि जन्नत कशिश को ये सब कुछ बता रही है, और दूसरा उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ है नहीं। पता नहीं क्यों ये बातें सुनते हुए उसे बस बहुत अजीब लग रहा था। वो तुरंत वहाँ से चला गया, लेकिन जब वो थोड़ी दूर आया तो उसका ध्यान अपने हाथों में पकड़े हुए टिफ़िन पर गया। उसने वहाँ एक लड़के को रोका और उसे वो टिफ़िन पकड़ाते हुए बोला, ये जन्नत अहान शेखावत को दे देना। वो लड़का तुरंत बोला, लेकिन यहाँ पर तो कोई जन्नत अहान शेखावत है ही नहीं। अहान मुंह बनाते हुए बोला, तो जन्नत ठाकुर है ना, उसे दे देना। वो लड़का जल्दी से बोला, अच्छा अच्छा, जन्नत ठाकुर क्या, उसे ये टिफ़िन मैं दे दूंगा। ये बोलते हुए जब उस लड़के के एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज हो गए तो अहान के चेहरे की त्योरियां चढ़ गईं। वो लड़का वो टिफ़िन लेकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन अहान ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, वो जन्नत ठाकुर नहीं, जन्नत अहान शेखावत है। शादी हो चुकी है उसकी, और ज़रा सोच समझ कर देखना अब उसकी तरफ। ये बोलकर अहान ने उसे डेविल नज़रों से देखा तो कुछ पल वो लड़का अहान की तरफ देखता ही रह गया। अब तक उसने अहान को गौर से नहीं देखा था, लेकिन जब उसे समझ में आया कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन है, तो उसके चेहरे पर तुरंत डर झलकने लगा और उसका हाथ हल्का हल्का कांपने लगा। उसके हाथ से वो टिफ़िन गिरता उससे पहले ही अहान ने उस टिफ़िन को संभाल लिया और बोला, बस ये डर बरकरार रहना चाहिए, जाओ जाकर उसे टिफ़िन दे दो। ये बोलकर अहान तुरंत वहाँ से चला गया और उस लड़के ने एक गहरी सांस ली। वो खुद से ही बोला, जन्नत मैरिड है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। थैंक गॉड मैंने कुछ कहा नहीं, वरना ये अहान शेखावत तो यहीं पर मेरी कब्र बना देता।
अहान वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठा और इस वक्त वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, आई नो हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन इसका गुणगान सबके सामने करने की क्या ही ज़रूरत है पर। और मैं तुमसे उम्मीद भी क्या करूं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर हम दोनों के बीच सब कुछ होता तो क्या तुम फिर भी उस लड़की को वो सब कुछ बताती? ओह गॉड, सच ही कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों में होता है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर चिढ़ भरे एक्सप्रेशन थे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से शेखावत इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन में मीठी अपने कमरे में थी और अपने कपड़े समेट रही थी। तभी टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजा। ये फ़ोन उसे अरनाथ ने ही दिया था ताकि वो जब चाहे उससे बात कर सके। उसने जाकर कॉल रिसीव किया तो सामने से अरनाथ की बेहद प्यारी आवाज़ आई, मुझे याद कर रही थी क्या तुम मीठी? धीमे से बोली। नहीं नहीं तो, अरनाथ मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन मुझे तो बहुत हिचकी आ रही है। मुझे तो लगा तुम मुझे याद कर रही होगी, लेकिन यहाँ तो मेरी उम्मीद ही टूट गई। मीठी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाएं। मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकती, तो मुझे आपकी याद क्या आएगी मिस्टर स्वीट? अरनाथ मुस्कुराया और बोला, ओह आज तो मेरी बीवी पूरी रोमांटिक हो रही है। अगर ऐसा रोमांस रोज मिल जाए तो क्या ही बात होगी। मीठी अब बात खत्म करते हुए बोली, आपको कोई काम था या फिर यूं ही बातें करने के लिए आपने मुझे फ़ोन किया है मिस्टर स्वीट? अरनाथ तुरंत बोला, अभी तक मेरी बीवी रोमांटिक थी, लेकिन अब देखो कितनी अनरोमांटिक बन गई है एक ही मिनट में। मीठी ने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप रही। अरनाथ बोला, मुझे भूख लगी है। मीठी तुरंत बोली, आपने खाना नहीं खाया क्या? अरनाथ बोला, क्या मुझे किसी ने टिफ़िन पैक करके दिया था या फिर कोई ऑफिस में मुझे टिफ़िन देने आया है जो मैं दिन में खाना खाऊंगा? ऑफिस का खाना खाकर पक चुका हूं मैं, लेकिन कोई अपने हाथों से आकर खाना खिला दे तो शायद मेरी भूख का इलाज हो जाए। मीठी उसकी बातों का मतलब समझ रही थी। वो धीमे से बोली, मुझे थोड़ा काम है मिस्टर स्वीट, मैं फ़ोन रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अरनाथ अपने फ़ोन की तरफ ही देखता रह गया। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी मीठी उसके पास ऑफिस ज़रूर आएगी। वहीं जैसे ही मीठी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया वो हल्का सा मुस्कुराई और खुद से ही बोली, क्या मैं मिस्टर स्वीट के पास उनके ऑफिस उनका खाना लेकर जाऊं या फिर नहीं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए तो जवाब उसे खुद से नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी हुई मन्नत से मिला। मन्नत उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोली, तुम्हें अरनाथ का टिफ़िन लेकर उसकी ऑफिस में ज़रूर जाना चाहिए। मीठी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मन्नत उसके बिल्कुल पास होकर बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम्हारे और अरनाथ के बीच रिलेशन कैसा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक हिचकिचाहट मुझे साफ नज़र आ रही है, और अगर वो हिचकिचाहट तुम्हें दूर करनी है तो तुम्हें अपनी तरफ से एफर्ट तो देना ही होगा ना। अगर अरनाथ ने कहा है कि उसे भूख लगी है तो और तुम्हें उसके लिए टिफ़िन लेकर जाओगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात बताऊं, जब बीवी टिफ़िन लेकर हस्बैंड के पास ऑफिस जाए ना तो वो एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार होता है और तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। मीठी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मन्नत ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं अरनाथ के लिए टिफ़िन तैयार करवाती हूँ। करवाऊँ ना? ये बोलते हुए जब उसके चेहरे पर थोड़े सवालिया एक्सप्रेशन आ गए तो मीठी ने बस अपना सर हल्का सा हाँ में हिलाया। मन्नत मुस्कुराई और रूम से बाहर चली गई। मीठी भी कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज़ अक्सर इस वक्त अपने कैबिन में था और अपना काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन का दरवाज़ा खुला और दमन अंदर आया।
दमन उसका पर्सनल असिस्टेंट था। वो जाकर अक्षर के सामने खड़ा हुआ और अक्षर की तरफ उसने एक फाइल बढ़ाई तो अक्षर ने तुरंत उस फाइल को अपने हाथ में ले लिया। दमन अपना हल्का सा सर झुकाकर बोला, सर इसमें सारी डिटेल्स हैं और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। अक्षर ने बस ओके कहा और उसे जाने का इशारा किया तो दमन तुरंत वहां से चला गया। अक्षर ने जैसे ही उस फाइल को खोल कर देखा, उसके चेहरे की त्योरियां चढ़ गई थी, क्योंकि उस फाइल के पहले ही पन्ने पर प्याली की फ़ोटो थी और वो फ़ोटो उसकी शादी की फ़ोटो थी, जिसमें प्याली काफ़ी छोटी लग रही थी और उसका चेहरा भी बिल्कुल मायूस था। जैसे ही अक्षर ने वो फाइल खोली और उस फ़ोटो को देखा, उसके आगे उसका कुछ देखने का मन हो रहा था और ना ही हिम्मत। उसने तुरंत उस फाइल को बंद किया और अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया। पता नहीं क्यों बस उस फाइल को देखकर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और काम में मन लगाने की कोशिश करने लगा, पर बार बार प्याली का वो मायूस सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वहीं मॉल में इस वक्त अमानत का चेहरा पूरा खिला हुआ था और उसके पैरों में तो जैसे टायर लग चुके थे। वो बड़ी ही स्पीड से चल रही थी। उसे इतनी स्पीड से चलते हुए देख रेयान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, धीरे चलो, ये मॉल कहीं भाग नहीं जाएगा। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे, ये गर्ल्स थिंग है। जब लड़कियां शॉपिंग पर आती हैं ना, तो उनके पैरों की स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाती है, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं रोक पाती। रेयान उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हें यह स्पीड कम करनी होगी, वरना मैं तुम्हारे पैरों को आराम दे दूंगा और तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। फिर मुझे मत कहना नीचे उतारने को, और फिर तुम्हारी शॉपिंग भी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होगी। अमानत चिढ़ते हुए बोली, नो वे, आज तक मेरी शॉपिंग किसी के कंट्रोल में नहीं हुई है। हमेशा मैंने अपनी मर्जी से शॉपिंग की है, ना ही कभी किसी और की चॉइस से शॉपिंग की है और ना ही कभी करूँगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्का हल्का एटीट्यूड साफ झलक रहा था। वहीं नरेयान की नज़र उस पर थोड़ी इंटेंस हो गई। वो मन ही मन बोला, तो चलो आज फिर ये भी किया जाए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। अमानत ने जब सामने की तरफ एक डिज़ाइनर स्टोर देखा तो तुरंत उस स्टोर के अंदर चली गई और रेयान उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और अमानत को देखने लगा, जिसने इतनी जल्दी सेल्स गर्ल को अपनी सारी पसंद बता भी दी थी। वो सेल्स गर्ल उसे अंदर की तरफ लेकर गई, क्योंकि अंदर पूरा एक्सक्लूसिव स्टॉक रखा हुआ था। रेयान भी उसके पीछे पीछे आया। अमानत काउंटर के पास खड़ी थी और वो सेल्स गर्ल उसे हर एक आउटफिट के बारे में बता रही थी, जिसमें एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर ड्रेस के साथ साथ कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी थी। अमानत हर एक ड्रेस को बड़े ही गौर से देख रही थी। शॉपिंग करने में तो सच में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। उसकी चॉइस भी बहुत पीकी थी और उसे जल्दी से कुछ पसंद भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे वो अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही थी और रेयान चुपचाप उसे खड़ा देख रहा था। तभी उसने एक ड्रेस उठाई और अपने कंधों पर लगाकर रेयान की तरफ घूमते हुए बोली, ये वाली ड्रेस बताओ कैसी है। रेयान तुरंत बोला, तुमने तो कहा था कि तुम किसी और की पसंद से शॉपिंग नहीं करती, तो फिर अब मुझसे क्यों पूछ रही हो। उसकी बात सुनकर अमानत का मुंह बन गया। उसने तुरंत उस ड्रेस को नीचे रखा और बोली, अब तो मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं, अब मैं खुद ही सारी शॉपिंग करूंगी और देखना कितनी सारी शॉपिंग करूंगी, सारे बिल तुम्हें ही पे करने पड़ेंगे। ये बोलते हुए अब वो एक बार फिर से ड्रेस देखने लगी थी और रेयान उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अमानत बार बार एक ड्रेस उठाती और उसे अपने कंधों से लगाकर सामने मिरर की तरफ देखती। रेयान बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था, जिसकी वजह से उसे मिरर में अमानत भी साफ दिखाई देती और अमानत के कंधों पर लगी हुई वो ड्रेस भी। लेकिन वो एक नज़र अमानत को देखता
और फिर वापस अपनी नज़रें अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन पर टिका लेता। उसे बार बार यूं खुद को देखते हुए और फिर नज़रें वापस फ़ोन पर गड़ाते हुए देख अमानत बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो रही थी। लेकिन जब रेयान सिर्फ एक दो पल उसे देखता तो वो तुरंत उस ड्रेस को नीचे रख देती, और जब रेयान की नज़रें तकरीबन 5-7 सेकंड उसके ऊपर टिकी रहती तो वो तुरंत उस ड्रेस को थोड़ा साइड कर देती। रेयान को उसकी हरकत साफ समझ आ रही थी। तभी वो उसे मिरर में देखते हुए बोला, वैसे तुम भूल गई हो कि यहाँ पर तुम स्पेशली अपनी इंगेजमेंट का आउटफिट लेने आई हो। अमानत को तुरंत इंगेजमेंट का याद आया तो उसने जल्दी से सेल्स गर्ल को अब इंगेजमेंट के लिए आउटफिट दिखाने को कहा। तो वो सेल्स गर्ल अब उसे इंगेजमेंट के लिए आउटफिट दिखाने लगी। इस बार भी अमानत ने बिल्कुल वैसे ही किया। आउटफिट को अपने कंधों से लगाती और फिर रेयान की तरफ देखती, लेकिन रेयान ने एक भी ड्रेस को ढंग से देखा ही नहीं। वो बस एक पल के लिए नज़रें उठाता और वापस नज़रें झुका लेता, और तकरीबन 10 से 12 ड्रेस अब अमानत अपने कंधों से लगा कर देख चुकी थी। वो इरिटेट होते हुए रेयान की तरफ घूमी और बोली, क्या है, पसंद कर लो ना एक ड्रेस, ऐसे तो पूरा स्टोर खाली हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद की कोई ड्रेस नहीं मिलेगी। रेयान मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, अच्छा तो अब कहाँ गया वो एटीट्यूड कि अमानत किसी और की पसंद से ड्रेस नहीं लेती। अमानत मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ रेयान चिढ़ाओ मत, पता नहीं क्यों लेकिन आज मैं खुद के लिए कुछ सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। अभी वो बोल ही रही थी कि रेयान ने वहाँ बिल्कुल साइड में रखा हुआ एक ब्लू कलर का आउटफिट उठाया और उसे अमानत के कंधों से लगा दिया। तो अमानत के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। वो तुरंत उस ड्रेस को अपने हाथ में संभालते हुए बोली, मैं इसे ट्राई करती हूँ, फिर मुझे बताना ये कैसी लग रही है। रेयान उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी चॉइस पर डाउट है क्या तुम्हें। अमानत कुछ बोल ही नहीं पाई। वो ना बोल ही नहीं सकती थी और हाँ बोलना उसके लिए जैसे बहुत मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से बोली, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये बोलकर वो जल्दी से चेंजिंग रूम में चली गई। लेकिन अभी उसे गए कुछ ही देर हुई थी कि उसने अंदर से दरवाज़ा नॉक करना शुरू किया। वो सेल्स गर्ल रेयान की तरफ देखते हुए बोली, आपको अंदर जाना पड़ेगा सर, शायद मैम आपको बुला रही हैं। रेयान तुरंत बोला, नहीं मैं नहीं, आप जाइए। वो सेल्स गर्ल बोली, सॉरी सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं जा सकती, यहाँ पर हमारा कस्टमर के साथ चेंजिंग रूम में जाना अलाउड नहीं है, तो आपको ही जाना पड़ेगा। रेयान अब दुविधा में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अमानत बार बार दरवाज़ा नॉक किए जा रही थी तो उसे अंदर की तरफ जाना ही पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने अमानत पीठ करके खड़ी थी। उसके हाथ में उसके ब्लाउज़ की डोरियां थी। वो इरिटेट होते हुए बोली, यार देखो ना रेयान, ये कितनी अजीब सी डोरियां हैं, प्लीज़ तुम बांध दो ना, मुझसे तो बांधी ही नहीं जा रही हैं। रेयान ने सामने मिरर की तरफ देखा, जहाँ पर अमानत का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि अमानत के बाल उसके चेहरे के आगे आए हुए थे। फिर रेयान की नज़र उसके हाथों पर गई जहाँ पर अमानत ने डोरियां पकड़ी हुई थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बोला, ये तुम खुद बांध लो ना अमानत, मुझे नहीं बांधनी आती हैं ये डोरियां। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर से किसी और को बुला लाता हूँ। अमानत चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रेयान, तुमसे एक डोरी नहीं बांधी जाएगी क्या। प्लीज़ जल्दी करो ना, मुझे यहाँ पर और नहीं रुका जा रहा। मुझे जल्द से जल्द ये आउटफिट अच्छे से खुद पर देखना है और फिर फाइनल करना है। अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और जल्दी से डोरियों को बांधो। ये बोलते हुए उसने अपने लहंगे को संभाल रखा था जो बहुत ज़्यादा हैवी था। रेयान ने एक बार फिर से अपना हाथ अमानत की तरफ बढ़ाया और बड़ी मुश्किल से उसने अपने कांपते हुए हाथों से वो डोरियां पकड़ी और अमानत की पीठ पर हाथ बढ़ाने लगा।
जब उसका हाथ अमानत की पीठ को छू रहा था तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र एक बार फिर से आईने की तरफ गई तो उसे ऐसा लगा जैसे अमानत की जगह जन्नत खड़ी है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने उन डोरियों को कसकर पकड़ लिया। उसका हाथ कांपना बंद हो चुका था और वो बड़ी ही आसानी से उन डोरियों को बांध रहा था। जैसे जैसे उसकी उंगली अमानत को अपनी पीठ पर चलती हुई महसूस हो रही थी, अमानत एकदम से सिहरने लगी और उसकी धड़कनों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने अपने होठों को हल्का सा भींच लिया था। उसे इस वक्त एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने नजरें उठाकर सामने आईने में देखा तो नजरें सीधा रेयान से जा मिली और जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, रेयान एकदम से होश में आया। अब उसे अमानत में जन्नत का चेहरा नहीं बल्कि अमानत ही दिखाई दे रही थी। तो उसने तुरंत अपने हाथ अमानत की पीठ से हटा लिए और वहीं अमानत एकदम शॉक्ड रह गई। अब तक रेयान बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। रेयान ने अपनी नज़रें नीचे झुकाई और कहा, सॉरी, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आ जाना। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और अमानत को ये भी समझ में नहीं आया कि उसने सॉरी क्यों बोला। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, जो फीलिंग्स हो रही थी वो उसे बुरी कहीं से भी नहीं लग रही थी। इसलिए रेयान का यूं चले जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रेयान को ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी धड़कन एक बार फिर से तेजी से बढ़ चुकी थी और जन्नत का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने हालांकि डिसाइड किया था कि वो अमानत के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन अमानत का हाथ लगाना ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जन्नत को धोखा दे दिया। वो धोखा जिसके बारे में शायद जन्नत को कभी पता तक ना चले। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर इंडस्ट्रीज, अरनाथ अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। हालांकि उसने मीठी को फ़ोन करके कहा था कि उसे उसकी याद आ रही है और उसने भूख लगने का बहाना भी बनाया था और उसे उम्मीद भी थी कि मीठी टिफ़िन लेकर ऑफिस ज़रूर आएगी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी उम्मीद टूटती जा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई। उसने मैसेज देखा तो वो एक मीटिंग का शेड्यूल था जो अभी से 15 मिनट बाद शुरू होने वाली थी। उसने मीठी के बारे में सोचते हुए कहा, मुझे तो लगा तुम मुझसे मिलने आओगी स्वीट, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। तुम सच में बड़ी पत्थर दिल हो। अभी वो बोल ही रहा था कि कैबिन का दरवाज़ा खुला और ब्लू कलर की साड़ी पहने मीठी अंदर आई। उसके हाथों में इस वक्त एक बास्केट थी जिसमें अरनाथ के लिए टिफ़िन था। मीठी को वहां पर देखकर अरनाथ की आंखें बड़ी हो गईं। वो अपनी जगह से उठता उससे पहले ही मीठी अपनी नज़रें झुकाए हुए अंदर आई और उसने बास्केट को टेबल पर रखा और बोली, मैं आपके लिए लंच लेकर आई थी। आपको भूख लगी थी ना, तो आप लंच कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। अरनाथ तुरंत अपनी जगह से उठा और उसे जल्दी से दरवाजे के पास आकर मीठी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीठी की धड़कन एकदम से रुक गई। अरनाथ उसे देखते हुए बोला, क्या बात है, सिर्फ टिफिन लेकर चली जाओगी? मेरे पास रुकोगी नहीं? मुझे अपने हाथों से खिलाओगे नहीं? मीठी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे मुस्कुराकर उससे अपना हाथ छुड़ाया और टिफ़िन लेकर सामने टेबल पर चली गई। उसने टिफ़िन निकाला और उसमें से खाना प्लेट में सर्व करने लगी तो अरनाथ मुस्कुराते हुए उसके पास आया। वो कुछ दिनों से मीठी में बहुत ज़्यादा चेंज महसूस कर रहा था। हालांकि मीठी एक्सीडेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा बोर्ड थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से वो थोड़ी शाय रहने लगी थी। पर अब तो मीठी और भी ज़्यादा बदलने लगी थी। जब अरनाथ उसके पास आता तब ही वो उसके करीब होती, वरना मीठी की तरफ से तो न ही कोई कोशिश हो रही थी और ना ही अरनाथ को वो रिस्पॉन्स मिल रहा था जो उसे पहले मिलता था। मीठी ने अपने हाथों से निवाला बनाकर अरनाथ की तरफ बढ़ाया तो अरनाथ ने उसकी कलाई को पकड़ा और वो निवाला उसके होठों की तरफ बढ़ा दिया। वो मीठी की तरफ देखते हुए बोला,
मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए पहले तुम खाओ। मीठी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने सच में खाना नहीं खाया था। उसका कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। कल से ही उसके दिमाग में जतिन की बातें घूम रही थी, जिसके बाद वो कुछ खा ही नहीं पा रही थी। अब एक तरफ अरनाथ मीठी को खाना खिलाए जा रहा था और दूसरी तरफ मीठी अरनाथ को। तभी खाना खाते हुए ही अरनाथ ने अपना फ़ोन उठाया और एक मैसेज किया, तो कुछ देर बाद ही कैबिन का दरवाज़ा खुला और एक पियोन अपने हाथों में ट्रे लेकर अंदर आया और उसने वो ट्रे टेबल पर रखी। उस ट्रे में आइसक्रीम से भरा हुआ बाउल था। मीठी आइसक्रीम की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई। अरनाथ मीठी को देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे कुछ और मीठा खाना है, लेकिन यह आइसक्रीम तुम्हारे लिए है। मीठी हैरानी से बोली, आपको कौन सा मीठा खाना है? मैं तो मीठा लाई ही नहीं। अरनाथ उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, जो मीठा मुझे खाना है वो तुम्हें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो तुम्हारे साथ ही रहता है और वो मीठा मैं जब चाहूँ तब खा सकता हूँ। मीठी की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अरनाथ बोला, और अब मेरा मन उस मीठे को और भी ज़्यादा मीठा करके खाने का है। मीठी उससे कुछ पूछती उससे पहले ही अरनाथ ने आइसक्रीम से भरा हुआ चम्मच मीठी के होठों की तरफ बढ़ाया। मीठी ने अपने होठ खोले तो अरनाथ ने उस चम्मच को वापस पीछे की तरफ खींच लिया। मीठी हैरान रह गई। उसने अपने होठों को बंद कर लिया था। अरनाथ एक बार फिर से वो चम्मच उसके होठों की तरफ लेकर गया तो मीठी ने एक बार फिर से हल्का सा अपने होठों को खोला तो अरनाथ ने उस चम्मच को उसके होठों में रखा। लेकिन मीठी उस आइसक्रीम को अपने अंदर लेकर जाती उससे पहले ही अरनाथ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उस आइसक्रीम को आधा अपने अंदर लिया और आधा मीठी को खाने दिया। तो मीठी एकदम शॉक्ड रह गई। अचानक ही उसकी आंखों के सामने जतिन का चेहरा घूमने लगा और कानों में जतिन की बातें सुनाई देने लगी थी। अरनाथ उसे लगातार किस करने लगा था और वो मीठी से भी रिस्पॉन्स मांग रहा था। वो उसके होठों को हल्का हल्का खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही मीठी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और तुरंत अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई। वो हल्का हल्का कांपते हुए अरनाथ की तरफ देखने लगी तो अरनाथ हैरान रह गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मीठी हिचकिचाते हुए, वो मुझे घर जाने में देरी हो रही है तो मैं घर चलती हूँ, आपको भी काम होगा। ये बोलकर वो तुरंत अपनी साड़ी संभालते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन अरनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीठी के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जन्नत अभी भी कशिश के साथ बैठी थी। तभी वो लड़का जिसे अहान टिफ़िन देकर गया था, वो उस टिफ़िन को लेकर जन्नत के पास आया और वो टिफ़िन टेबल पर रखते हुए बोला, ये तुम्हारे पति ने दिया है। टिफ़िन को देखते हुए जन्नत और कशिश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों में से मैरिड सिर्फ जन्नत थी, तो जन्नत खुद हैरान हुई और बोली, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये टिफ़िन मेरा नहीं है। वो लड़का जन्नत को घूरते हुए बोला, तुम जन्नत ही हो ना? जन्नत अहान शेखावत। जन्नत धीमे से अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ जन्नत अहान शेखावत तो मैं ही हूँ, लेकिन मेरे पति यहाँ नहीं आ सकते। वो आ तो सकते हैं लेकिन आएंगे नहीं। आएंगे लेकिन आज नहीं आ सकते। तुम ये टिफिन उसे दो जिसका है, ये मेरा टिफिन नहीं है। वो लड़का अब थोड़े गुस्से से बोला, जब मैं कह रहा हूं कि ये टिफिन मुझे अहान शेखावत ने ही दिया है तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? जाओ जाकर ऑफिस में पूछ लो, वो तुम्हें कैमरा की फोटोज दिखा देंगे। तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि ये टिफिन मुझे तुम्हारे ही पति ने दिया है। और उसने मुझे सिर्फ ये टिफिन नहीं दिया बल्कि धमकी भी दी है कि मैं तुमसे और तुम्हें कम देखूं, और आज से मैं तुम्हें देखने भी नहीं वाला। कम देखना तो दूर की बात। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। तो जन्नत बस उसे जाते देखती रह गई। तभी उसे कशिश के जोरों से हंसने की आवाज आई। कशिश उसे देखते हुए बोली,
तू तो बड़ी झूठी निकली यार। तू तो कह रही थी कि अहान और तेरे बीच कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो वो तेरा दीवाना बनकर घूम रहा है। तुझे टिफिन देकर गया और साथ ही साथ इसे धमकी भी। वाह, तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली। जन्नत कशिश की बातें सुन रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि अहान खुद उसे टिफिन देने आया है। अचानक ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने तुरंत टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और उसमें अहान का नंबर निकाला, जो उसने जहान के नाम से सेव किया हुआ था। उसने अपना और अहान का नाम मिलाकर जहान बनाया था। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया, थैंक यू सो मच टिफ़िन के लिए, लिखकर उसने हार्ट इमोजी भी लगे और मैसेज जहान के नंबर पर सेंड कर दिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अहान, जो इस वक्त एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा था, जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसने तुरंत अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और जैसे ही उसे एक अननोन नंबर से मैसेज फ्लैश होता हुआ नज़र आया, उसने तुरंत उस मैसेज को ओपन किया। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। भले ही उसके फ़ोन में जन्नत का नंबर सेव नहीं था, लेकिन वो मैसेज ही काफ़ी था ये बताने के लिए कि वो मैसेज जन्नत ने किया है। उसने तुरंत उस नंबर को सेव करना चाहा तो वो एकदम से रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जन्नत का नंबर किस नाम से सेव करे। तो उसने उसके नंबर पर मिस हेवन लिख दिया और जैसे ही उसने वो नंबर सेव किया, उसे तुरंत जन्नत की डीपी दिखाई देने लगती है। उसने उस डीपी को ओपन किया और फिर जूम करके देखने लगा तो उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट तैर गई। उस पिक्चर में जन्नत डेयरी मिल्क चॉकलेट ही खा रही थी और वो इस तरह खा रही थी जैसे आज खुद अहान ने उसे खाते हुए देखा था। एक बार फिर से जन्नत का चेहरा अहान की आंखों के सामने घूमने लगा। शाम का वक्त, राठौर मैंशन। पूरा राठौर मैंशन खूबसूरती से सजा हुआ था, क्योंकि आज रेयान और अमानत की इंगेजमेंट होने वाली थी। हालांकि जब उनकी शादी हुई थी तो वहां पर मीडिया शामिल था, लेकिन उनकी शादी ढंग से नहीं हुई थी। इसलिए इस शादी को कवर करने के लिए पूरा मीडिया आया हुआ था और आज इंगेजमेंट पर भी वो मीडिया इनवाइटेड था। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन तारा का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था और वो अपने कमरे में थी। वो बाहर इंगेजमेंट में शामिल होना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तभी आरती जी उसके कमरे में आई। आरती जी ने जब उसे बेड पर बैठे हुए देखा तो वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ये क्या, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तारा ने उनकी तरफ नज़र उठाकर देखा और बोली, आप इतने सालों में मुझे बहुत अच्छी तरह से जान गई हैं मॉम, और आप ये भी जानती हैं कि अमानत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इस इंगेजमेंट में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी, तो फिर इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता। आरती जी मुस्कुराते हुए बोली, आज तक तुमने जो भी किया है तारा, कभी मैंने तुम पर कोई सवाल नहीं उठाया। तुम्हें याद है जब तुम्हारी और निर्भय की शादी हुई थी तो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैंने निर्भय की ज़िंदगी में तुम्हारी कमी महसूस की, तुम दोनों का प्यार देखा, तो मेरा दिल तुम्हारे लिए पिघल गया। क्या तुम्हें वो सब चीज़ अमानत और रेयान में नज़र नहीं आती? तारा हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, आप किसे पागल बना रही हैं मोम? उन दोनों में जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मुझे दिखाई क्या देगा? आरती जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत कुछ है उन दोनों में, अगर तुम देखने की कोशिश करोगी तो। हमने शुरू से अमानत को देखा है कि वो कितनी ज़िद्दी है। वो कभी भी अपने से ऊपर किसी को नहीं रखती। अगर उसे कोई फैसला लेना है तो वो ये नहीं देखती कि उस फैसले से क्या होगा और क्या नहीं। उसने हमेशा अपनी मर्जी से किया, लेकिन जब से रेयान ने उससे शादी की है तो भले ही किसी भी तरह, लेकिन अमानत ने उस फैसले को माना है। मैंने अमानत की नज़रों में रेयान के लिए प्यार भले ही ना देखा हो, लेकिन इज्जत बहुत देखी है, दोस्ती भी देखी है, और उन दोनों में एक तकरार भी देखी है जो दोस्ती में नहीं प्यार की शुरुआत में होती है। तुम वो सब क्यों नहीं देख पा रही हो?
तारा हंसी और बोली, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या देखूं मॉम? मुझे कुछ नहीं देखना, और प्लीज आप मुझे फोर्स मत कीजिए। मैं इंगेजमेंट पार्टी में नहीं आऊंगी। आरती जी मायूसी से बोली, अगर तुम इंगेजमेंट पार्टी में नहीं आओगी तो अमानत को तो सिर्फ बुरा लगेगा, लेकिन रेयान का दिल टूट जाएगा तारा। क्योंकि भले ही उसने अमानत से शादी की है, लेकिन आज भी वो सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हें ही करता है और हमेशा तुम्हें ही करता रहेगा। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि ना तुम उसे हर्ट करो और ना वो तुम्हें हर्ट करे। बाकी जैसे तुम्हें सही लगे, तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर आरती जी वहां से चली गई और उनकी आखिरी बात सुनकर तारा असमंजस में पड़ गई। वो कुछ देर यूं ही सोचती रही कि वो क्या करे, और फिर कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठी और अपनी क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन आरजू प्याली के कमरे में आई और इस वक्त उसके हाथों में एक बैग था। प्याली, जो बेड पर बैठी थी, आरजू को अपने कमरे में देखकर तुरंत बेड से उठी और आरजू की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप यहाँ पर स्नोफ्लेक? आरजू मुस्कुराई और बोली, बस मैं तुम्हें ये देने आई थी। आज हमें अमानत और रेयान की इंगेजमेंट पार्टी पर जाना है, तो तुम आज ये पहनोगी? जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद हमें निकलना होगा। प्याली के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। वो आरजू से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल ही नहीं पाई, इसलिए बस फीका सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। आरजू मुस्कुराते हुए वहां से चली गई तो प्याली मन ही मन बोली, अगर वहां पर एक बार फिर से मैं मीडिया के सामने गई तो वो इंसान एक बार फिर से मुझे देखेगा और मुझे देखकर एक बार फिर से पागल हो जाएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उस दिन मुझ पर अटैक उसी आदमी ने करवाया था, और उस दिन तो मैंने मिस्टर शेखावत को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं ज़्यादा दिन उससे कुछ छुपा नहीं पाऊंगी, और अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दें। मैं अब उनके बिना नहीं रहना चाहती। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद अक्षर कमरे में आया और कमरे में आते ही उसकी नज़र प्याली पर गई, जो मिरर के सामने बैठी थी। इस वक्त उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो आरजू ही उसे देकर गई थी। उसे देखते हुए अक्षर मिरर के सामने आकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने मिरर में से प्याली को देखा, उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर घूमने लगी जो आज उसने प्याली की देखी थी। प्याली को किसी और की दुल्हन के रूप में देखकर ही उसका दिल कांप उठा था, और इस वक्त प्याली पर बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार था। प्याली मुस्कुराते हुए अक्षर की तरफ देख रही थी, लेकिन अक्षर ने जब अचानक से उस पर से नज़रें हटा ली तो वो एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और अक्षर के पास आकर उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आप आ गए। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही अक्षर ने अपने सीने से उसका हाथ हटाया और बोला, हाँ, आज वो रेयान और अमानत की इंगेजमेंट है तो वहाँ पर जाना था, इसलिए जल्दी आ गया। मुझे रेडी होना है। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। प्याली को थोड़ा अजीब लगा। उसने एक नज़र वापस खुद को मिरर में देखा कि कहीं उसके चेहरे पर कुछ ऐसा तो नहीं जिसे देखकर अक्सर उस पर से नज़रें हटा रहा है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे अक्सर को पसंद थी। वो जल्दी से क्लोजेट के पास आई और उसे देखते हुए बोली, आप चाहिए जाकर शावर ले लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ मिस्टर शेखावत। अक्सर थोड़ा रूड होकर बोला, नहीं, मैं निकाल लूँगा, तुम खुद तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए उसने अपने कपड़े निकाल कर साइड टेबल पर रखे और फिर शावर लेने चला गया। प्याली जब शुरू शुरू में उसके पास आई थी तो उसने अक्सर की बहुत सारी बेरुखी बर्दाश्त की थी, लेकिन अब उसे सिर्फ अक्सर के प्यार की आदत थी और अक्सर की ये बेरुखी उसे बहुत अजीब लग रही थी और एक अजीब सा डर भी दे रही थी। वो आंखों में नमी लिए बोली, क्या हुआ है मिस्टर शेखावत को? वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया?
वहीं शावर के नीचे खड़े अक्षर का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था और उसकी आंखों के सामने वो बस एक तस्वीर ही चले जा रही थी। ठाकुर मेंशन। अर्जुन और मन्नत दोनों अपने रूम में थे और दोनों तैयार हो चुके थे। वहीं अरनाथ घर पर आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर तैयार होकर बैठी हुई मीठी पर गई। मीठी को देखते ही उसे सुबह ऑफिस का वक्त याद आ गया। जब अरनाथ ने उसे किस किया था तो मीठी ने जिस तरह से उसे खुद से दूर किया और वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन अरनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था और उसे खुद लिफ्ट से होते हुए नीचे पार्किंग एरिया में लेकर आया और फिर गाड़ी में बिठाकर उसे ठाकुर मेंशन जाने दिया था। अब जैसे ही अरनाथ अंदर आया तो मीठी के पास आया, लेकिन वो उससे कोई बात करता उससे पहले ही मीठी अपनी जगह से खड़ी हुई और क्लोजेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। आप मुझे बता दीजिए आप कौन से कपड़े पहनेंगे, मैं वही निकाल दूंगी। उसे यूं खुद से दूर जाते देख अरनाथ के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकने लगा था। वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। वो मीठी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही हो ना स्वीट। मीठी बिना उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है और मैं आपको नज़रअंदाज क्यों करूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनाथ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ। जब से हम दोनों मॉल से वापस आए हैं तब से ही मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज लग रहा है। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मीठी उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर स्वीट। मुझे नहीं पता आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें झुका रखी थी। अरनाथ ने एक ही झटके में उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, ठीक है मान लेता हूँ तुम्हारी बात, तो फिर मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने दे रही हो तुम। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम मुझे अपने करीब ना आने दो। आखिर बात क्या है जो तुम खुद को मुझसे दूर कर रही हो। उसका सवाल सुनकर मीठी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, भाई। अरनाथ ने जैसे ही दरवाजे की तरफ पलट कर देखा, सामने जन्नत को देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हुआ, लेकिन उसका चेहरा अगले ही पल खिल गया था, जैसे जितनी भी परेशानी और टेंशन हो वो सारी जन्नत को देखते ही दूर हो गई हो। जन्नत भागते हुए अहान के पास आई और जाकर उसके सीने से लग गई। मीठी ने राहत की गहरी सांस ली। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो अरनाथ के सवालों का क्या जवाब दे, लेकिन जन्नत ने उसे बचा लिया था। पता नहीं क्यों, लेकिन अरनाथ के करीब जाते ही उसे जतिन की बातें याद आने लगती और फिर वो चाहकर भी अरनाथ के करीब नहीं जा पाती। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, मुझे जल्द से जल्द जतिन के बारे में पता लगाना है। उस दिन उन्होंने मुझसे जो कहा उस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं पता लगा कर रहूँगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि मैं वो लड़की हो ही नहीं सकती जो पैसों को तवज्जो दे। पैसों के लिए मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैंने पैसों के लिए उन्हें छोड़कर आपके साथ शादी की। और आपका मुझे मेरे अतीत के बारे में ना बताना क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा है। ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, पर अब वो सच मैं जान कर रहूँगी। अरनाथ ने जन्नत को खुद से अलग किया और हैरानी से बोला, तुम यहाँ। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो यहाँ पर आना ही था। अरनाथ ने तुरंत पूछा, क्यों, ऐसा क्या खास है। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी प्यारी भाभी की याद आ रही थी। ये बोलते हुए वो मीठी की तरफ घूमी और उसके गालों को पकड़कर हल्का हल्का खींचते हुए मुस्कुराने लगी। मीठी भी हल्का सा मुस्कुराई और जन्नत की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आई। जन्नत मुस्कुराते हुए बोली, आप हैं ही इतनी प्यारी कि आपसे मिले बिना मैं रह ही नहीं पाई।
अभी वो बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर मन्नत आकर खड़ी हुई और बोली, बहुत अच्छे मौके पर आई हो तुम। मैं खुद तुम्हें बुलाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अमानत और रेयान की इंगेजमेंट पार्टी पर तुम मेरे साथ चलो। अमानत और रेयान की इंगेजमेंट पार्टी की बात सुनकर जन्नत हैरानी से बोली, क्या आज उन दोनों की इंगेजमेंट पार्टी है मम्मा? मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। जन्नत को अहान के लिए बुरा लगने लगा। अहान अभी भी अमानत के पास जाना चाहता था, तो अमानत की इंगेजमेंट पार्टी के बारे में सुनकर उसे अब और भी ज़्यादा गिल्टी फील होने लगा था। कुछ देर बाद शेखावत मेंशन। अति फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो फ़ोन पर बात करते हुए बोली, चलो ये भी बढ़िया है। अगर जन्नत तुम लोगों के साथ ही अमानत और रेयान की इंगेजमेंट पार्टी पर जा रही है। मैंने तो उसे बताया भी नहीं था। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अहान और जन्नत दोनों को ही अमानत और रेयान की इंगेजमेंट पार्टी के बारे में नहीं बताया था। सामने से मन्नत बोली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अहान और जन्नत दोनों ही इस इंगेजमेंट पार्टी पर आएं, ताकि धीरे धीरे उन सब के बीच चीज़ें ठीक हों। अगर एक दूसरे से दूरी बना लेंगे और हमेशा के लिए हिचकिचाहट रखेंगे तो कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए उन दोनों का इस इंगेजमेंट पार्टी में ही नहीं बल्कि इस शादी में भी जाना ज़रूरी है। अति को भी मन्नत की बात ठीक लग रही थी। वहीं दरवाजे पर खड़े अहान ने जब सुना कि जन्नत अर्जुन और मन्नत के साथ इंगेजमेंट पार्टी में जा रही है तो वो गुस्से से कांपने लगा। पता नहीं गुस्सा किस बात का था, लेकिन उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो चुका था। वो तुरंत अंदर की तरफ आया और बिना किसी की तरफ देखे ही सीधा अपने कमरे में चला गया। अति को भी ऐसा ही लगा जैसे उसने उसकी बातें सुन ली हो। उसने फ़ोन रखा और फिर अहान के कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी जसन ने उसे अपने कमरे में बुला लिया। कुछ देर बाद जब जसन, अति, तक्षक और आरजू अपने अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकले और बाहर पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगे तो उन्हें सीढ़ियों की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अति और आरजू ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अहान को पार्टी के लिए रेडी देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। शेखावत मेंशन। अति और आरजू ने जब अहान को सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए देखा तो उन दोनों की नज़रें अहान पर टिक गई। जसन और तक्षक भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि अहान शायद ही इंगेजमेंट पार्टी पर जाए, लेकिन अब उसे यूं रेडी होते देख वो दोनों समझ चुके थे कि अहान राठौर मेंशन जाने के लिए ही तैयार हो रहा है। अहान उन सबके सामने आकर खड़ा हुआ और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात, आप लोग मेरे बिना ही जा रहे थे? आप लोगों ने तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आज अमानत और रेयान की इंगेजमेंट है। क्या बात है, आपको मैं आपका फैमिली मेंबर नहीं लगता हूँ क्या अब? आरजू तुरंत बोली, ऐसी बात नहीं अहान। वो मुझे लगा शायद तुम इंगेजमेंट पार्टी पर जाना नहीं चाहोगे। मेरा मतलब है तुम्हारे और अमानत के बीच। अहान उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तो आपने मेरी शादी अमानत से होने ही कब दी स्नोफ्लेक? आपने तो जन्नत को मेरे गले में बांध दिया। अब जब अमानत रेयान से शादी कर रही है तो फिर इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आप लोगों के फैमिली का मेंबर नहीं और मैं राठौर मेंशन नहीं जाऊंगा, उन दोनों की इंगेजमेंट में शामिल नहीं होऊंगा। उसे यूं बातें करते देख आरजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा कर रहा है या शिकायत लगा रहा है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है किस चीज़ से। तभी अहान उन सब की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो आप सबका लाइफ पार्टनर आपके साथ है, तो आप अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाएंगे। अब मेरी शादी जिससे हुई है उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है, तो मैं अकेला ही चलता हूँ। ये बोलकर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर शेखावत मेंशन से बाहर की तरफ चला गया तो आरजू और अति के चेहरे पर
अब स्माइल आ गई, क्योंकि अब जाकर उन्हें पता चला कि अहान का ये गुस्सा था क्यों। वहीं अहान भी मुंह बनाते हुए बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर राठौर मैंशन के लिए निकल गया। उसके चेहरे का गुस्सा बता रहा था कि जन्नत से उसे कितनी बड़ी शिकायत होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जन्नत इस वक्त अर्जुन और मन्नत के साथ थी। अर्जुन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मन्नत उसके साथ वाली सीट पर थी और जन्नत उन दोनों के साथ थी। इस वक्त उसे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। वो मन ही मन बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि अहान मुझसे इस बात को लेकर गुस्सा हो जाए कि मैं अमानत दी की इंगेजमेंट पार्टी में गई। पर नहीं, उन्हें क्या ही प्रॉब्लम होगी। वो अमानत दी से प्यार करते हैं तो उनकी इंगेजमेंट किसी और से होते हुए वो तो देख नहीं पाएंगे। वो तो इंगेजमेंट में आएंगे भी नहीं और मैंने उन्हें बताया भी नहीं। क्या मैं उन्हें बता दूं? पर अगर मेरा बताना उन्हें गुस्सा दिला दिया तो? ओह गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इंगेजमेंट पार्टी पर ही जाकर देखती हूं मुझे क्या करना है। ये बोलते हुए वो अपने फ़ोन पर अपनी उंगलियां चलाए जा रही थी। जहां पर अहान का नंबर तो था, लेकिन उस नंबर पर ना ही कॉल करने की उसकी हिम्मत हो रही थी और ना ही मैसेज। सुबह वाले मैसेज का भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंसन इस वक्त खूबसूरती से सजा हुआ था। बाहर सभी गेस्ट आ चुके थे और अब अमानत और रेयान का वेट हो रहा था। शेखावत मैंसन से भी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां वहां आकर पार्क हो चुकी थी, लेकिन अहान और अक्षर की गाड़ी अभी वहां नहीं आई थी। अक्षर और प्याली दोनों गाड़ी में थे और प्याली अक्षर की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। आज तक जब भी अक्षर और प्याली कहीं जाते थे तो अक्सर प्याली का हाथ अपने हाथ में थाम लेता था और फिर उसे अपने थाई पार्ट पर रखकर या फिर अपने सीने के पास लगाकर ड्राइव करता था। लेकिन आज तो उसने प्याली की तरफ देखा तक नहीं। उसका हाथ अपने हाथ में थामना तो दूर की बात, और उसकी इस बात पर प्याली को सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि तकलीफ़ हो रही थी। वो तकलीफ़ जो उसकी आंखों में बार बार नमी बनकर इकट्ठा हो रही थी, पर वो रो भी नहीं पा रही थी। वो अक्सर की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया हो, इसलिए आप नाराज़ हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं आपकी नाराज़गी कभी दूर कर भी नहीं पाऊंगी। आखिर मेरे बारे में जानने के बाद आप मेरे साथ रहना पसंद ही क्यों करेंगे? पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ मिस्टर शेखावत। काश मैं आपसे बता पाती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा गाड़ी से बाहर की तरफ घुमा लिया और बाहर से आती हुई हवा को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने अतीत की कुछ धुंधली तस्वीरें चल रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी राठौर मैंशन पहुंची तो अक्सर अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो आगे की तरफ बढ़ता उससे पहले ही प्याली तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? अक्सर ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा और बोला, नहीं तो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? प्याली थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, इसमें लगने वाली कोई बात ही नहीं है मिस्टर शेखावत। आप कभी मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं करते जैसे अब कर रहे हैं। मेरी तरफ नज़र उठाकर देख भी नहीं रहे ना, तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि आप नाराज़ हैं मुझसे। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा इंटेंस वॉइस में बोला, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मैं तुमसे नाराज़ हूँ? क्या तुमने कोई गलती की है या फिर कोई ऐसी बात जिससे मुझे मौका मिले तुम्हें कोई शिकायत करने का? उसकी बात सुनकर प्याली की धड़कन एकदम से रुक गई। बातें तो बहुत थी जिनकी वजह से अक्सर उससे नाराज़ हो सकता था, लेकिन उस बात से अक्सर नाराज़ है या नहीं ये उसे नहीं पता था। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अक्सर ने हल्का सा उसका गाल थपथपाया और बोला, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलकर इंगेजमेंट पार्टी एंजॉय करो। ये बोलकर उसने उसका हाथ थामा और उसे लेकर आगे की तरफ गया।
लेकिन कुछ कदम चलने पर ही प्याली को अपना हाथ ढीला पड़ता हुआ महसूस हो रहा था और फिर धीरे धीरे अक्षर का हाथ उसके हाथ से छूट गया। उसे अक्सर आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और वो खुद वहीं पर खड़ी थी जहां अक्सर ने उसका हाथ छोड़ा। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जब आप मेरे दिल की बेचैनी जानकर भी अनजान बन रहे हैं तो अब तो मुझे समझ में आ गया मिस्टर शेखावत कि कुछ ना कुछ तो है जो आपके दिल में है, लेकिन आपकी ज़ुबान पर नहीं आ रहा। और अब मैं वो बात जान कर रहूँगी। अगर आपको मेरे अतीत से प्रॉब्लम है तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपनी आंखों की नमी अपनी पलकें बार बार झपका कर साफ की और वहाँ से उस तरफ चली गई जहाँ आरजू और अति थी। वहीं दूसरी तरफ अमानत इस वक्त अपने कमरे में थी और पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। उसने वही लहंगा पहना था जो रेयान ने उसके लिए सिलेक्ट किया था और वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेयान जो अपने हाथों में घड़ी बांध रहा था, उसकी नज़र जब अमानत की तरफ गई तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आईने के सामने खड़ी अमानत अपने फ़ोन से अपनी सेल्फी ले रही थी और अब तक 100 से ज़्यादा बार वो मुंह बना चुकी थी और हर बार अलग ही किस्म का मुंह बनता था। रेयान उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हारा सेल्फी सेशन पूरा हो गया हो तो क्या हम नीचे इंगेजमेंट के लिए चलें? अमानत ने तुरंत अपना फ़ोन नीचे किया। वो नहीं चाहती थी कि रेयान को ऐसा लगे कि वो इस इंगेजमेंट से खुश है और उसकी इस हरकत पर रेयान के चेहरे की वो मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। अमानत तुरंत अपनी जगह से खड़ी होने लगी। जल्दबाजी के चक्कर में उसका पैर हल्का सा लड़खड़ा गया, लेकिन रेयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया और फिर उसे शिकायती नज़रों से देखने लगा। अमानत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, आई एम सो सॉरी रेयान, पता नहीं कैसे, शायद लहंगा मेरे पैर में अटक गया था, पर अब मैं पूरा ख्याल रखूंगी अपना। ये बोलते हुए वो मुस्कुराई और फिर बाद में वो खुद ही खुद पर हैरान होने लगी कि वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है। रेयान ने मुस्कुराते हुए सामने से काजल की पेंसिल उठाई और उसे हल्का सा अपनी उंगली पर रगड़कर अमानत की गर्दन के पीछे लगाने लगा। तो अमानत हैरानी से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो रेयान? रेयान मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन दादी ने कहा था ऐसा करने के लिए। अमानत सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? रेयान ने कहा, वो दादी ने कहा था कि होने वाली माँ को बहुत जल्दी नज़र लगती है, इसलिए मैं तुम्हें और हमारे इस बच्चे को बुरी नज़रों से बचा रहा हूँ। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसका ये कहना अमानत का दिल ज़ोर से धड़का गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो रेयान की तरफ देखती ही रह गई। रेयान ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया और बोला, अब चलें? अमानत ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और रेयान के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने रूम से बाहर निकली। कुछ ही मिनट बाद वो राठौर मैंसन के दरवाजे से बाहर आए और सारा वीडियो का फोकस उन दोनों पर हो गया। पहले उन दोनों की शादी जिस तरह से हुई थी, उसके बाद अब निर्भय चाहता था कि उन दोनों की शादी को पूरा मीडिया कवर करे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी या फिर कोई भी नेगेटिविटी की गुंजाइश रहे ही ना। वहीं अर्जुन और मन्नत भी दोनों वहीं एक तरफ खड़े थे और उनके साथ जन्नत भी थी, जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसके साथ डीप ब्लाउज और कंधे की एक तरफ नेट वाला दुपट्टा था जो उसके बाजू तक फैला हुआ था। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसी वक्त सामने से अहान की एंट्री हुई, जिसने अपनी पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाले हुए थे और अंदर आते ही उसकी नज़र पहले अमानत पर गई, जिसने रेयान का हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। उसे देखते हुए उसे हल्की सी तकलीफ़ तो हुई, लेकिन ये वो तकलीफ़ नहीं थी जो उसे पहले होती थी। और अमानत को देखते हुए ही उसकी नज़र जन्नत पर गई, जो काफ़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी
और आंखों में हल्की हल्की नमी। अहान दूर से ही उसे अच्छी तरह से देख रहा था, लेकिन उसे देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, तो मुझे बताए बिना ही इंगेजमेंट पार्टी एंजॉय हो रही है? वैसे भी मुझे बताओगी ही क्यों? तुम तो चाहोगी मैं इस इंगेजमेंट पार्टी में नहीं आऊं, ताकि मुझे अमानत याद ही ना आए। लेकिन भले ही उसकी शादी किसी और से हो रही है, लेकिन मेरे दिल में आज भी अमानत की वही जगह है, और वो जगह मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा मिस हेवन। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से मुंह बनाया। कहने को वो कुछ भी कह रहा था, लेकिन उसका गुस्सा इस बात से नहीं था कि जन्नत नहीं चाहती थी कि अहान इस एंगेजमेंट पार्टी में आए, बल्कि इस बात से था कि जन्नत उसके बिना यहाँ पर आई, और इस बात की नाराज़गी अब वो बड़ी ही तसल्ली से जन्नत पर जाहिर करने वाला था। तारा जो वहीं पर खड़ी थी, जैसे ही उसने अमानत और रेयान को देखा, उसने अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन तभी उसके साथ खड़ा निर्भय बोला, तुम्हारी नजरें हटाने से कुछ नहीं होगा। वो दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, और ये शादी का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं रेयान को। जब वो किसी से रिश्ता जोड़ता है, तो वो रिश्ता वो कभी टूटने नहीं देता। तारा तुरंत बोली, काश उसने अपनी मोहब्बत का रिश्ता भी इसी वफादारी से निभाया होता। ये बोलते हुए उसकी नज़रें जन्नत पर थी। वहीं रेयान जो अमानत के साथ मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, अचानक ही उसकी नज़रें जन्नत पर गईं, और जन्नत को देखकर उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसे अपना दिल अपने सीने से बाहर निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया, और जिस हाथ में उसने अमानत का हाथ पकड़ा हुआ था, वो बुरी तरह से कांपने लगा। जब अमानत ने उसके हाथ को कांपते हुए महसूस किया, तो वो रेयान की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ रेयान, तुम ठीक तो हो ना? रेयान उसके सवाल से एकदम से चौंक गया। कहने को तो उसने अमानत से कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक था नहीं, और ये बात उसके चेहरे से ही पता चल रही थी। अमानत ने उसका हाथ और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया, तो रेयान की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसकी आंखों में गहरी लाली छाने लगी। दोनों स्टेज के ऊपर आकर खड़े हुए, और होस्ट ने उन दोनों का अच्छे से वेलकम किया। अमानत के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन रेयान चाहकर भी मुस्कुरा नहीं पा रहा था। उसकी नज़रें बार बार जन्नत पर जा रही थी। वहीं जन्नत जो रेयान की इस फीलिंग से बिल्कुल बेखबर थी, वो उन दोनों को देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। वो चाहती थी कि जिस तरह से अमानत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, काश अहान भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कभी कुछ होगा भी या नहीं। तभी अहान की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, बहुत खुश होगी आज तो तुम। अहान का सवाल सुनकर उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाकर अपनी बगल में देखा, तो अपने सामने अहान को देखकर वो हैरान हो गई। उसे मन्नत ने कहा था कि अहान एंगेजमेंट पार्टी में नहीं आएगा, तो फिर अहान अब यहाँ पर? ये सोचकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं अहान उसे देखकर सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला, बहुत खुश होगी ना आज तो तुम, तुम्हारे रास्ते का कांटा जो हट रहा है। उसकी बात सुनकर जन्नत के चेहरे पर त्योरियां आ गई। अहान का सवाल सुनकर जन्नत के चेहरे पर त्योरियां आ गई थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अहान उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तभी तो यहाँ आने की तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि तुम अपने पति को बताकर भी नहीं आई। वो पति जिसे तुम्हारे दावे के अनुसार तुम ना जाने कितना प्यार करती हो, कितनी मोहब्बत करती हो, उसकी इजाज़त के बिना, उसे बताए बिना ही तुम इस एंगेजमेंट पार्टी में आ गई ना? जन्नत तुरंत बोली, वो मैं आपको बता नहीं पाई अहान, क्योंकि अहान उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, क्योंकि तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी। तुम्हें ऐसा लगा होगा जैसे मैं यहाँ पर आकर ये एंगेजमेंट पार्टी रुकवा दूंगा।
और फिर एक बार फिर से तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। मैं अमानत को यहाँ से अपने साथ ले जाऊँगा। जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि अहान ये सब क्या बोले जा रहा है। उसके दिल और दिमाग में तो ये सब चीज़ थी ही नहीं। वो तो खुद चाहती थी कि अमानत अहान के पास वापस आ जाए। लेकिन जब उसने अमानत और रेयान की इंगेजमेंट की बात सुनी तो उसे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि अमानत ने रेयान के साथ मूव ऑन होने का डिसीजन ले लिया है और अब शायद अमानत और अहान के बीच कुछ नहीं हो सकता। वो अहान को समझाते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अहान। अगर मेरे वश में होता तो मैं आप दोनों को कब का एक कर चुकी होती। मैं आप दोनों को अलग करना भी नहीं चाहती थी। वो बस हमारी शादी की एक सिचुएशन ऐसी थी कि सब कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं आप दोनों के बीच आ गई। लेकिन मेरा यकीन मानिए। अहान व्यंग्य से हंसा और उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, तुम और यकीन, ये दोनों चीज़ कभी एक साथ हो ही नहीं सकते मिस हेवन। खैर, इंगेजमेंट पार्टी एंजॉय करो, क्योंकि मुझे अब इस इंगेजमेंट पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बोलकर अहान उसे डेविल नज़रों से देखते हुए वहाँ से जाने लगा। जैसे ही वो बाहर की तरफ गया, जन्नत तुरंत उसके पीछे पीछे आई। अहान अपनी गाड़ी के पास पहुँच चुका था। जन्नत ने उसका हाथ पकड़ा तो अहान ने पलटकर तिरछी नज़रों से उसे देखा। जन्नत उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे सच में बहुत गलत समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे इस इंगेजमेंट के बारे में कुछ छुपाना चाहती थी। मैं तो खुद आपको सब कुछ बताना चाहती थी। आपसे इजाज़त भी लेना चाहती थी। आई नो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपसे इजाज़त। अभी वो बोल ही रही थी कि अहान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, सच में तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मुझसे इजाज़त लेना। तो ये फ़र्ज़ मेरे याद कराने पर तुम्हें कैसे याद आया मिस हेवन? तुम्हें पहले क्यों नहीं याद आया कि तुम्हें मुझसे इस इंगेजमेंट पार्टी के बारे में बताना चाहिए? मुझे पूछना चाहिए या फिर मुझे इन्फॉर्म भी करना चाहिए? बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ मैं। तुम सामने से जितनी भोली भाली और मासूम बनती हो, उतनी तुम हो नहीं। उसकी बातें सुनते हुए जन्नत की आंखों में नमी तैरने लगी। वहीं दूसरी तरफ रेयान और अमानत इस वक्त स्टेज पर खड़े थे और होस्ट उनका वेलकम कर चुका था। एक तरफ बहुत ही रोमांटिक सा म्यूजिक बज रहा था और दूसरी तरफ सामने सब लोग खड़े उनके लिए चीयर्स कर रहे थे। अमानत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन रेयान ने अपना चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस कर रखा था। उसकी नज़रें बार बार उस तरफ जा रही थी जहां पर उसने जन्नत को देखा था, लेकिन अब जन्नत वहां थी ही नहीं। जब जन्नत उसे काफ़ी वक्त तक दिखाई नहीं दी तो वो खुद से ही बोला, शायद तुम इसलिए यहाँ से चली गई क्योंकि भगवान की भी यही मर्ज़ी है कि मैं तुम्हें देखूं भी ना और इस इंगेजमेंट से पीछे ना हटूं। लेकिन मैं इस इंगेजमेंट से पीछे हटने भी नहीं वाला था। जन्नत, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खुद को तुम्हारी मोहब्बत में फना भी कर सकता हूँ। तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के साथ रहने देने के लिए ये तो कुछ भी नहीं। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अमानत के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उसके साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा और आगे बढ़ूँगा भी। शायद यही हम दोनों की किस्मत है। ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। अमानत उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे रेयान ने ये इंगेजमेंट नहीं करना चाहता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो इस इंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता ही था रेयान, तुम बेशक से चाहे कितना ही क्यों ना कह लो कि तुम मुझे अपनी बीवी मानते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो तुम आज भी उसके हो जिससे तुम प्यार करते हो। मैं अब तुम पर कोई और दबाव नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं ही इंगेजमेंट। अभी वो बोल ही रही थी कि रेयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमानत का दिल एकदम धक सा रह गया। रेयान ने साइड में खड़ी हुई लड़की के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में से रिंग उठाई और उसे अमानत की उंगली में पहनाने लगा। अमानत हैरान रह गई।
रेहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें क्यों चलती रहती है, लेकिन मेरे तो दिल और दिमाग में तुम्हें छोड़कर किसी और का ख्याल नहीं। तुमसे शादी करने का फैसला तो मैंने बहुत पहले ही ले लिया था और तुमसे शादी कर भी ली थी। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कन्फर्मेशन देने के लिए है और मैं खुद इस शादी से पीछे हटूंगा नहीं और तुम्हें हटने दूंगा नहीं। ये बोलकर उसने अपने कांपते हुए हाथ से अमानत का हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उसे हल्के से चूम लिया तो अमानत की आंखों में नमी तैर गई। आज पूरे होशो हवास में पहली बार था जब रेयान और अमानत के बीच ऐसा कुछ हुआ था। रेयान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से मुझे रिंग पहनाओ। ये बोलते हुए उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई तो अमानत के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपने हाथ में रिंग ली और अपने कांपते हुए हाथ से रेयान के हाथ में पहनाने लगी। अचानक ही उसकी आंखों के सामने अहान का चेहरा आ गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त कर लिए और खुद से ही बोली, बस अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं पर खत्म अहान। उस दिन मेरी और रेयान की जो शादी हुई थी वो बिना मेरी इजाज़त बिना मेरी मर्जी के हुई थी, लेकिन अब हम दोनों की शादी पूरे होशो हवास में हो रही है और इसमें मेरी रजामंदी भी है और शायद मेरी खुशियाँ भी। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी बहन के पति के रूप में देखूंगी। इसके अलावा हम दोनों के बीच जो कुछ भी था आज मैं सब खत्म करती हूँ। ये बोलते हुए ही उसने रेयान के हाथों में वो रिंग पहना दी थी। रेयान उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे किस नहीं करोगी क्या? अमानत की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, हट, पागल ना हो तो। सब लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर मैंने ऐसी कोई हरकत की ना तो तुम्हारी माँ मुझे डंडे से पीट देंगी। उसकी बात सुनकर रेयान हंसा और बोला, ऐसे कैसे पीट देंगी? मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। रेयान की बात सुनकर अमानत एकदम से बोली, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करोगे रेयान? रेयान उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है? अमानत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में ही उसका जवाब रेयान तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ जन्नत आंखों में नमी लिए अहान की तरफ देख रही थी। वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, बस कीजिए अहान, बस कीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर आप चाहते क्या हैं। कभी तो कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे लगे कि शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। शायद हम दोनों के बीच भी कभी पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है। लेकिन कभी कभी तो आप ऐसी बातें कर जाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आप कुछ सोच समझकर भी बोलते हैं या बस जो मन में आया वही बोल देते हैं। अहान गुस्से से बोला, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं? जन्नत तुरंत बोली, नहीं, मैं आपको बताने वाली कोई नहीं होती अहान, लेकिन प्लीज़ थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कीजिए। आप तो बोल देते हैं, लेकिन उन बातों को सुनकर तकलीफ़ मुझे होती है और इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या हुआ अगर मैं इस इंगेजमेंट पार्टी में आ गई? मेरी दी की इंगेजमेंट पार्टी है। अगर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहती है तो मुझे उनके लिए खुशी हो रही है। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है जो मैं उस दिन मंडप में बैठ गई, लेकिन अब चीज़ बहुत बदल चुकी है। अब मैं चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकती। अहान सरकास्टिक वे में बोला, थैंक गॉड तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन तो है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, तुम्हें एक रियलिटी चेक दे दूं कि तुमने जो किया है ना वो गलती नहीं गुनाह था और उस गुनाह की माफ़ी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। और अगर तुम सोच रही हो कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई हेट यू। ये बोलकर अहान तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। जन्नत बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके कानों में सिर्फ 3 शब्द गूंज रहे थे,
आई हेट यू। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं हान, तो ऐसी चीज़ भी क्यों करते हैं कि मेरे दिल में आपके प्यार के लिए कोई उम्मीद बने। मैं आपके लिए और भी ज़्यादा तड़पूं, और भी आपके लिए पागल हो जाऊं। क्यों आप ऐसी हरकतें करते हैं कि मेरा दिल आपके लिए और भी ज़्यादा बेसब्र हो जाए। पर नहीं, शायद मेरी किस्मत में आपका प्यार है ही नहीं। ये बोलते हुए वो अपने आंसू साफ कर रही थी। वहीं अहान गाड़ी में बैठा ड्राइविंग कर रहा था और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो जन्नत को इतना सब कुछ सुनाकर क्यों आ गया। वो गुस्से से अपना हाथ स्टेयरिंग पर मारते हुए बोला, ओ गॉड, इस लड़की ने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया है। जब इसे सुनाता हूँ तो पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ, और जब सुनाकर इसे दूर चला जाता हूँ तो पता नहीं और ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है। पर नहीं, ये बेचैनी इसके लिए नहीं है। ये बेचैनी सिर्फ और सिर्फ अमानत के लिए है। पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ अमानत। एक बार फिर से तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। आई होप रेयान तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे जो मैं तुम्हें देना चाहता था। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और आंखें बिल्कुल सूनी थी। वहीं दूसरी तरफ इंगेजमेंट पार्टी में रेयान और अमानत दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी थी। मीठी उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी अरनात उसकी तरफ देखते हुए बोला, डांस करोगी? डांस का जिक्र सुनकर ही मीठी के चेहरे पर बेचैनी सी झलकने लगी थी। वो बहाना बनाते हुए बोली, मैं डांस कैसे कर सकती हूँ मिस्टर स्वीट? वो मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझसे डांस होगा। अरनात उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगी तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा ना। मीठी अपनी नज़रें झुकाते हुए, सॉरी मिस्टर स्वीट, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ी भी हो पाऊँगी। हम डांस फिर कभी करेंगे। क्या हम घर चलें? मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरनात ने तुरंत उसके माथे पर अपना हाथ रखा और बुखार वगैरह चेक करते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द हो रहा है क्या? मीठी थोड़ा हिचकिचाकर बोली, नहीं, कहीं दर्द नहीं हो रहा, बस पैर में दर्द हो रहा है। प्लीज़ मिस्टर स्वीट, मुझे घर ले चलिए ना। अरनात ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने फ़ोन से अर्जुन को एक मैसेज कर वहाँ से मीठी को लेकर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ प्याली और अक्षर एक दूसरे के साथ खड़े थे। प्याली अक्षर की तरफ देखते हुए बोली, जब हमारी रिसेप्शन पार्टी थी तो हम दोनों ने डांस किया था ना मिस्टर शेखावत? अक्षर एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हें याद है? प्याली तुरंत बोली, भला वो डांस मैं कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर शेखावत? उस डांस का एक एक पल मुझे याद है। अक्सर उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से हंसा और बोला, अच्छी बात है, वरना आजकल तो लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं। तुम्हें तुम्हारा डांस याद है, बहुत अच्छी बात है। उसका यूं बोलना प्याली को बड़ा अजीब लगा। तभी अक्सर अपनी पॉकेट में अपने हाथ डालते हुए बोला, लेकिन आज फिलहाल मेरा कोई डांस करने का मन नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम बाकी सबके साथ आ जाना। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगा तो प्याली ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूँगी मिस्टर शेखावत। अक्सर उसकी तरफ देखते हुए बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक सकती? प्याली एकदम हड़बड़ाते हुए बोली, वो यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर शेखावत, लेकिन आप अकेले शेखावत मेंशन क्यों जाएंगे? मैं आपके साथ चलती हूँ ना। आपको कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ रहूँगी। अक्सर ने पलट कर उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बटरकप। जाओ, जाकर एंगेजमेंट पार्टी एंजॉय करो। ये बोलकर उसने प्याली का चेहरा हल्का सा थपथपाया और वहाँ से चला गया। प्याली बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखें नम होने लगी थी।